जय हिंद दोस्तों। सो 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे हमने। 151 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे आज। एंड लास्ट 2 वीडियोस में ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। पैरेलली आज साथ में हम एनवायरनमेंट भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो एनवायरनमेंट का फर्स्ट चैप्टर भी हम आज देखेंगे, ठीक है। सो अब 2 सब्जेक्ट पैरेलली चलाएंगे। एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ ये जो हमारा चल रहा है ऑलरेडी इकोनॉमी, उसको हम बंद नहीं करेंगे, उसको भी चलाएंगे साथ में, बिकॉज अदरवाइज़ ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है इसका और बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड पोर्शन है। सो इसको भी हमें साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। एंड पैरेलली वी विल स्टार्ट विद द एनवायरनमेंट एज वेल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद 151 क्वेश्चन। In India, the tax proceeds of which of the following as a percentage of gross tax revenue has significantly declined in the last 5 years? तो ये पूछ रहे हैं लास्ट 5 years में इनमें से किसका जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है। और ये क्वेश्चन है 2010 का। तो उस समय जो डिक्लाइन हुआ था वो था कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक। तो कॉरपोरेशन टैक्स उस समय लास्ट 5 years में स्टडीली डिक्लाइन हुआ था। देखिए 2005-6 से लेके 10 तक की अगर आप टेबल देखें तो 30, 24, 20, 17, 16.5, तो ये स्टडीली डिक्लाइन हुआ है, राइट। और 2022-23 की बात करें तो जो शेयर था यूनियन एक्साइज ड्यूटी का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में, वो 12.15% था, जो कि टोटल रिसीट जो गवर्नमेंट की बनेगी इज इंक्लूसिव ऑफ स्टेट्स शेयर एंड ऑफ टैक्सेस एज वेल एज इन ड्यूटीज़, वो 7% बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स ड्यूटी लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा नहीं लगाया जाता है? तो देखिए सर्विस टैक्स, एजुकेशन एंड कस्टम ड्यूटी तीनों ही लगाए जाते हैं। टोल टैक्स नहीं लगाया जाता है, टोल टैक्स स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिवाइड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट? तो इनमें से कौन सा है जो यूनियन लगाता है बट कलेक्ट और अप्रोप्रिएट स्टेट करता है? स्टैम्प ड्यूटी। तो देखिए स्टैम्प ड्यूटी ही है जो कि यूनियन लगाता है बट कलेक्ट उसको स्टेट कर रहा है। बाकी पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स, स्टेट टैक्स, टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर, ये इसका आंसर नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर शेयर्ड विद द स्टेट्स? सो इनमें से कौन से जो टैक्सेस हैं वो स्टेट के साथ शेयर किए जाते हैं? तो देखिए आफ्टर 80th अमेंडमेंट जो कि हुआ था इन द ईयर 2000, नेट प्रोसीड्स ऑफ ऑल द टैक्सेस, जिसमें से आप सेस को हटा दीजिए, सरचार्ज एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को हटा दीजिए, दे आर कलेक्टेड बाय यूनियन, आर शेयरेबल विद द स्टेट, ठीक है। तो ये डिविजिबल पूल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टैक्सेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिवाइंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज करेक्ट? सो यूनियन levies, collects and distribute the proceeds of income tax between itself and the state, सही है ये, अभी हमने ऊपर भी देखा। यूनियन levies, collects and keeps all the proceeds of income tax to itself, नहीं, ये स्टेट के साथ शेयर होते हैं। द यूनियन levies and collects the tax but all the proceeds are distributed among the states, सारे प्रोसीड नहीं होते, कुछ पोर्शन वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओनली द सरचार्ज levied on income tax is shared between union and states, ऐसा भी नहीं है। तो पहला वाला इसमें सही हो जाएगा। जो यूनियन है दैट लिवाइज, कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रोसीड्स ऑफ द इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट्स एज वेल। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज और आर ट्रू फॉर द इनकम टैक्स इन इंडिया? तो इनकम टैक्स जो है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है, सही है। ये एक डायरेक्ट टैक्स भी है। इसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? नहीं, इसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती इनकम टैक्स को। ये एक प्रोपोर्शनल टैक्स है। नहीं, देखिए इनकम टैक्स जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, और इंडिया में इनकम टैक्स इज अ टैक्स पेड बाय द इंडिविजुअल और एंटाइटीज डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ देयर इनकम। सबके ऊपर एक जैसा टैक्स नहीं लग रहा है, देखिए आप, ठीक है। इसमें भी जो होते हैं वो आपके डिपेंडिंग ऑन योर इनकम आपका टैक्स एट्रीब्यूटेबल होता है। तो ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है, प्रोग्रेसिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द रेट ऑफ इनकम एज वेल एज द इनकम टैक्स स्लैब्स, जिसके ऑन विच द इंडिविजुअल और एंटाइटीज आर टैक्स। इट इज़ लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेज। हैंस सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 3 और 4
इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिलोंग्स टू द यूनियन गवर्नमेंट अलोन? सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास इनमें से क्या रहता है? गिफ्ट और होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स। हाँ, ये देखिए, ये दोनों सिर्फ यूनियन के साथ ही रहते हैं। वेल्थ टैक्स और लैंड रेवेन्यू ये स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो देख लेते हैं, कस्टम ड्यूटीज एंड कॉर्पोरेशन टैक्स जो होते हैं, दे आर सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Custom duties and corporation tax, they are levied and collected by the union, but their net proceeds with the other central taxes and duties ये distribute किए जाते हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. सेल्स टैक्स जो कि अब SGST है, लैंड रेवेन्यू एंड होल्डिंग टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं. वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1957 में, बट इसको अबॉलिश कर दिया गया था 1516 में. गिफ्ट टैक्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स, देखिए इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, आपकी इनकम पे डायरेक्टली लग रहा है. वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है. एस्टेट ड्यूटी भी डायरेक्ट टैक्स है. सेल्स टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है. Income tax, wealth tax and estate duty are direct taxes because both the impact and the incidence of all these falls on the same individual or entity. तो इसका जो impact है वो आपके ऊपर ही पड़ रहा है. भाई आपकी इनकम अगर 5 करोड़ है तो वो आपके ऊपर पड़ रहा है, या 5 लाख है तो भी आपके ऊपर पड़ रहा है. तो उसका पूरा जो impact है वो इंडिविजुअल के ऊपर पड़ रहा है. बट सेल्स टैक्स में जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट होता है टैक्सेशन का वो सेम इंडिविजुअल पे, एंटाइटी पे नहीं होता है. इन द केस ऑफ दिस टैक्स जो बर्डन होता है टैक्स का, इट कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, ये गलत है. इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है. कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट है. एक्साइज ड्यूटी हाईएस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द सेंटर. सो क्वेश्चन पीरियड जब ये 2004 का क्वेश्चन है उस समय एक्साइज ड्यूटी हाईएस्ट था. और एंटरटेनमेंट हाईएस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द स्टेट, नहीं, एंटरटेनमेंट टैक्स हाईएस्ट सोर्स नहीं होता है टैक्स रेवेन्यू का स्टेट्स के लिए. तो ये सी इसमें सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, कैपिटल गेन्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स. सो कैपिटल गेन्स टैक्स किस पे आपको लग रहा है? कल हमने कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है. तो ये लगता था प्रॉपर्टी बेचने पर, हमने देखा था ना इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो इनहेरिट हुई है उस पर तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप उसकी सेल कर रहे हो उस प्रॉपर्टी की तो उस पर लगेगा. तो कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया ऑन द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, नॉट ओनली इनहेरिटेड, किसी पे भी, बट ये एग्जाम्पल था जो हमने कल ही डिस्कस किया था. देन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा आपका फैक्ट्री प्रोड्यूस पे. कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट्स पे लगेगा और कॉर्पोरेट टैक्स आपका इनकम पे लगेगा, ठीक है. सो कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स मीन्स द प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेल ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन एसेट, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा. जनरली इट इज़ द गेन मेड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल गेन्स आर टैक्सेस if an individual sells an asset after holding it for a certain long period, ठीक है. तो कैपिटल गेन्स टैक्स को टैक्स किया जाता है अगर कोई इंडिविजुअल बहुत लंबे समय से एक एसेट होल्ड किया हुआ है एंड उसके बाद उसे वो बेच रहा है. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लिवाई किया जाता है सेंट्रल के द्वारा फॉर द प्रोसीजर, सेल और लाइसेंस ऑफ सर्टेन गुड्स, ठीक है. तो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है. देन कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी रेफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द टैक्स दैट इज़ लिवाइड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है. कॉर्पोरेशन टैक्स ये इम्पोज किया जाता है ऑन द नेट इनकम और प्रॉफिट दैट एंटरप्राइजेस मेक फ्रॉम देयर बिजनेस. इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स इनकम, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स होता है. Companies, both private and public, registered in India after the Companies Act 1956 are liable to pay the corporation tax, ठीक है.
तो प्राइवेट या पब्लिक कोई भी हो, अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 तो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स भरना पड़ेगा. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेशन टैक्स इज लेवाइड ऑन, अगेन सेम ही आगे अभी हमने जस्ट पढ़ा, इनकम ऑफ अ कंपनी. Corporation tax is levied and appropriated by the state, levied by the union and collected and appropriated by state, levied by union and shared by union and states, levied by union and belongs to it exclusively. तो ये जो है ये लिवाई किया जाता है यूनियन पे और शेयर किया जाता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. अभी की बात करें तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है इट इज़ लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट शेयर्ड विद स्टेट्स विद अदर सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, सो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. नेक्स्ट इज द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स दैट इज़ द मैट. ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन द बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 96-97. तो 1996-97 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स. It is a tax first introduced in India by the Union Budget 1987-88 जो कि फाइनेंस एक्ट आया था 87 का, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1988-89. बाद में इसको विड्रॉ कर लिया गया था फाइनेंस एक्ट 1990 से ही और फिर उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया 96-97 में. सो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1997. ऑब्जेक्ट क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इंट्रोडक्शन का? इट इज़ टू ब्रिंग इनटू द टैक्स नेट zero tax companies which in spite of having earned substantial book profit and having paid handsome dividends do not pay any tax due to various tax concessions and incentives provided under the income tax law. अभी की बात करें तो MAT is computed by 15% plus surcharge and cess applicable on the book profit. तो जो भी आप प्रॉफिट दिखाओगे उसका 15% आपको इसमें फिक्स है, आपको देना पड़ेगा. इसमें आपका सरचार्ज और सेस भी एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट इज मॉडवेट. मॉडवेट क्या है? एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्साइज ड्यूटी. सो मॉडवेट मतलब कि मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ये बेसिकली रिलेटेड है टू द एक्साइज ड्यूटी. इन द मिड 1980s एक्साइज ड्यूटी रिफॉर्म्स focused on relieving tax cascading, rationalization of duty rates and simplification of rules and procedures. At a first step towards mitigating tax cascading, मॉडवेट जो था वो इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडियन टैक्स सिस्टम में 1986 में. ठीक है, एंड इसमें कुछ लिमिटेड कमोडिटीज़ थी इनिशियली. फिर दिस परमिटेड द मैन्युफैक्चरर्स टू अवेल ऑफ टैक्स क्रेडिट फॉर द एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन द परचेज ऑफ स्पेसिफाइड रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स पे नहीं, used in the manufacturing of specified goods. After being in force for around 15 years, मॉडवेट को रिप्लेस किया गया सेनवेट के द्वारा, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स रिफॉर्म 1 अप्रैल 2000 में. मॉडवेट और सेनवेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेट एज अंडर द मॉडवेट सेनवेट एक्साइज जो है वो फाइनल वैल्यू पे लगाई जाती थी एंड देन रिबेट दिया जाता था इनपुट्स पे, जबकि वेट के अंदर टैक्स जो है वो लिवाई किया जाता था ऑन वैल्यू एडिशन हर स्टेज पे. जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा था हर स्टेज पे उसको लिवाई किया जाता था इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन. ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मॉडवेट इज़ रिलेटेड टू, तो अब पता ही है हमको, हमने डिस्कस कर लिया एक्साइज ड्यूटी. सेनवेट इज़ रिलेटेड विद, ये भी एक्साइज ड्यूटी क्योंकि मॉडवेट को रिप्लेस करके सेनवेट आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स. ये एक मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम है, नॉट अ फीचर बताना है. मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन सिस्टम बेस्ड ऑफ टैक्सेशन है, सही है. हर उस पर डेस्टिनेशन पे लग रहा है या जितने हर स्टेज पे इसको लगाया जा रहा है. इट इज़ अ टैक्स लिवाइड ऑन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ट्रांजेक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन. देन it is a tax on the final consumption of goods and services and must ultimately be borne by the customer. ये भी सही है. It is basically a subject of the central government and state government are only a facilitator for its successful implementation. नहीं, ऐसा नहीं है. मेन ऑब्जेक्टिव जो है वेट के पीछे वो है टू एलिमिनेट द प्रेजेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड जो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है उसको भी खत्म करना फ्रॉम द देन एग्जिस्टिंग सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर. फीचर्स क्या है? ये टैक्स लिवाई किया जाता है वैल्यू एडिशन पे एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन द प्रोडक्शन चेन. मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम है ये टैक्स. इट इज़ अ टैक्स ऑन द फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और अल्टीमेटली इट शुड बी बोर्न बाय द कंज्यूमर.
VAT was introduced into the Indian taxation system from 1st April 2005. Each state has its own VAT laws for proper implementation and levying of VAT. To completely eliminate the cascading effect of taxes, and to make the indirect tax structure simpler, the central government introduced the goods and service tax in July 2017. Some goods are still not recovered under the GST. VAT continues to be the tax levied on such goods. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. वैट इज इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन कंज्यूमर्स फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच स्टेज ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. तो ये सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड वेट सिस्टम, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. आंध्रा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी. और ये क्वेश्चन है 2005 का. तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ने नहीं किया था. अप्रैल 1, 2005 को वैट इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. रिकमेंडेशन किसकी थी इसमें? इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी 1978, जिसके चेयरमैन थे मिस्टर एल के झा. वैट प्रूव टू बी इनहेरेंटली एफिशिएंट relative to the sales tax or excise duty or any turnover tax, as it minimized the tax evasion and inbuilt mechanism of multi-stage tax distribution and a cross-auditing practice. While a few states, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Tamil Nadu and Uttar Pradesh while a few states they opted to stay out of VAT during the initial years, all states adopted it by 2008. तो 2005 का क्वेश्चन है. उस समय बहुत सारे स्टेट्स इनसे अलग थे, लेकिन 2008 तक सबने इसको अडॉप्ट कर लिया था. Among the states, UP was the last state to introduce VAT in 2008, while हरियाणा जो था वो पहला स्टेट था 2003 में जिसने VAT को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो पहला स्टेट हो गया हरियाणा और लास्ट स्टेट हो गया यूपी. Number of states which have not implemented the value added tax in India up to December 20. देखिए ये अभी हमारे काम का नहीं है, 7 थे उस समय. Value added tax was first introduced in India in 2005. In which state in India value added tax first time applied? तो अभी हमने देखा हरियाणा में अप्लाई हुआ था. In which state union territory is the sales tax is not levied? Andaman and Nicobar, Lakshadweep Islands. In the question period 2006 में सेल्स टैक्स जो था वो लिवाई नहीं किया जाता था इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप. सिंस 1 जुलाई 2017 जीएसटी अप्लाई हो रहा है एंटायर इंडिया पर. व्हेन वाज द वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो वेल्थ टैक्स पहली बार 1957 में इंट्रोड्यूस हुआ था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द वेल्थ टैक्स The government of India introduced the wealth tax upon the richer strata of the society through the Wealth Tax Act 1957. But उसके application के बाद ही there was more expensive than the benefits derived. The act was abolished by Union Budget 2015-16. Wealth tax को replace किया गया surcharge के द्वारा and upon the income of the high net worth individuals, HUFs, Hindu undivided families and corporates. ठीक है. सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ. सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था किसके रिकमेंडेशन पे? राजा जे चलैया कमेटी के रिकमेंडेशन पे. तो ये हुआ था इंट्रोड्यूस 1994 में एट द रिकमेंडेशन ऑफ राजा जे चलैया कमेटी ऑन टैक्स रिफॉर्म्स. द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लिवाई इन इंडिया कैन बी टर्म्ड एज माइलस्टोन इन द इंडियन टैक्स हिस्ट्री. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सर्विस टैक्स. So consider the following statements regarding the service tax. ये एक डायरेक्ट टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है. ये इंट्रोड्यूस हुआ था 94-95 में. आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज़ करना है. सो सर्विस टैक्स एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है और ये इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंशियल ईयर 1945 1994-95 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चलैया कमेटी. और सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया गया जीएसटी के द्वारा 1 जुलाई 2017 को.
इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 94-95 में। द यूनियन बजट 2006-7 हैज़ इंक्रीज्ड द सर्विस टैक्स फ्रॉम 10% टू, तो 10% से 12% कर दिया गया था इसको, 12%। देखिए ये भी पुराना ही है, इसको हम अभी इतना नहीं देखेंगे। व्हाट इज़ द करेंट रेट ऑफ सर्विस टैक्स इन इंडिया? करेंट रेट भी जो है वो 2006 का है, तो उस समय ये था 12%। नंबर ऑफ सर्विसेज सब्जेक्टेड टू सर्विस टैक्स इन 2009-10, तो नंबर ऑफ सर्विसेज कितनी थी इसमें 9-10 में? तो ये थी 110, 110 सर्विसेज। इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था इसके द्वारा जेम्स विल्सन के द्वारा। सो फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया in 1860 by James Wilson. The act received the assent of the Governor General on 24 July 1960 and came into effect immediately. इस एक्ट में इनकम जो थी वो क्लासीफाई की गई थी 4 शेड्यूल्स में। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी, सेकेंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल एंड ट्रेड, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, इम्यूनिटीज एंड डिविडेंड्स एंड इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशंस। तो ये 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी टू बायर्स? सो ये है इनकम टैक्स, ट्रेड टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि प्राइस बढ़ाते हैं किसी भी कमोडिटी का, वाइल इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है विच डज नॉट directly affect the price of the commodities. The tax on import and export is known as, तो ये बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट, इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो भाई इनकम टैक्स जो हम पहले भी डिस्कस किया है कि आपकी इनकम हो रही है तो डायरेक्ट है, वो आपके ऊपर लगाया जा रहा है। बाकी एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय टैक्स या सेल्स टैक्स, ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होते हैं। ऑलराइट, सो डायरेक्ट टैक्स एक तरीके का टैक्स होता है जहाँ पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो है वो दोनों ही सेम इंडिविजुअल एंटाइटी पे पड़ेगा। इनकम, कॉर्पोरेशन, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स, डिविडेंड टैक्स, ये सब एग्जांपल हैं डायरेक्ट टैक्स के। व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? सो एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, ये जो है इसका भी आंसर वेल्थ टैक्स हो जाएगा। सेल्स टैक्स डायरेक्ट नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, कस्टम ड्यूटी भी डायरेक्ट नहीं है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स क्या नहीं है? सेल्स टैक्स, देखिए ये क्या हो गया, सो 1 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स? सो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, आबकारी मतलब कि एक्साइज टैक्स या ऑक्ट्रॉय टैक्स, इनमें से इनडायरेक्ट कौन सा नहीं है? तो इनकम टैक्स इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली लगाया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस, कॉर्पोरेशन, कस्टम, वेल्थ और एक्साइज ड्यूटी, इनमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? ठीक है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट है और वेस्टर्न एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी इनडायरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? देखिए सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक लिस्ट बनानी है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। सो अब ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? इनकम, सेल्स, कॉर्पोरेशन, वेल्थ। तो इनमें से डायरेक्ट क्या नहीं है? सेल्स नहीं है। Who of the following taxes is not a, which of the following taxes is not a direct tax? Sales tax. Consider the following, consider the following: fringe benefit tax, interest tax, security transaction tax. इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो देखिए तीनों ही डायरेक्ट टैक्स हैं। इंटरेस्ट भी आप पे डायरेक्टली लग रहा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी डायरेक्ट लग रहा है और फ्रिंज बेनिफिट भी डायरेक्टली हो रहा है।
सो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है? इट वॉज अ फॉर्म ऑफ टैक्स दैट कंपनीज पेड इन ल्यू ऑफ बेनिफिट्स दे ऑफर्ड टू देयर एम्प्लॉयज़ इन एडिशन टू द कॉम्पनसेशन पेड टू देम। ठीक है, तो फ्रिंज बेनिफिट क्या था? एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था जो कि कंपनीज देती थी इन ल्यू ऑफ बेनिफिट्स दे ऑफर्ड देयर एम्प्लॉयज़, और ये कॉम्पनसेशन से अलग, ये उसके एडिशनल था मतलब, और इसको इंक्लूड किया गया था फाइनेंस एक्ट 2005 के द्वारा। फाइनेंस एक्ट 2009 ने इसको अबॉलिश कर दिया कम्प्लीटली, एंड नाउ सच प्री रिक्विजिट्स आर टैक्सेबल in the hands of employees. Interest tax was also indirect tax under the Interest Tax Act 1974. At present, interest जो है from deposits, they are included in the taxable income as income from other sources. Banks are required to deduct tax when interest become income from the deposits held in all banks branches put together is more than 40,000 in a year. It was 10,000. मतलब 2019-20 से पहले ये 10,000 था। फिर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स ये लिवाई किया जाता है गेंस पे, कहाँ से? सिक्योरिटी से, जैसे कि इक्विटीज़ हो गई, आपके ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, इन सबको जब आप बेचते हो या इन पे जो रेगुलर टैक्स लगता है। सो दे आर डन इन डोमेस्टिक एक्सचेंजेस, एंड ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है दैट द सेंट्रल, सो ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है और कलेक्ट करती है। STT मतलब कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2004-05 में, और ये 2001 अक्टूबर 2004 से इफेक्ट में आ गया था टू मिटिगेट द टैक्स एवेजन इन केस ऑफ कैपिटल गेंस। समटाइम्स इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज ये इम्पोज किया जाता है ऑन अ ब्रोकर रादर देन द इन्वेस्टर और ट्रेडर डायरेक्टली। मॉस्पी ऑल्सो क्लासिफाइड इट अंडर द सो मॉस्पी जो था उसने भी इसको क्लासीफाई किया था अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स। हाउएवर इट इज़ अंडर द परव्यू ऑफ CBDT एंड इट्स प्रोसीड्स जो हैं दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो ये CBDT के अंदर है, इसमें से जो मिलता है जो भी पैसा वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स कलेक्शन में जाता है। ऑलराइट, तो वो खुद ही आपस में कन्फ्यूज्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट इज़। तो ये टैक्स इम्पोज और कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सो सेल्स टैक्स जो कि हम बेचते हैं, मतलब देते हैं वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट, वो क्या है? वो इम्पोज और कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो ड्यूरिंग द क्वेश्चन पीरियड, मतलब कि 2014 का क्वेश्चन है, सेल्स टैक्स फ्रॉम वॉज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड on the sale and purchase of goods within India. The tax imposed on the sale and purchase of goods within the state, इसको बोला गया सेल्स। एंड एक सेकेंड देखिए, इसमें ना ये देखते हैं, क्वेश्चन पीरियड के टाइम पे जो सेल्स टैक्स था वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स था जो कि इम्पोज किया जाता था ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स विद इन इंडिया। द टैक्स इम्पोज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, इसको सेल्स टैक्स बोलते थे, जबकि सेंट्रल टैक्स को चार्ज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांसफर्स। हैंस सेल्स टैक्स जो है वी हैड टू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट ड्यूरिंग द क्वेश्चन पीरियड वॉज अ टैक्स इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स और वैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय GST। तो 1 जुलाई 2017 से ये सब GST के अंदर आ गए हैं। Under the GST regime, when the supply of goods or services happens within a state called intrastate transactions, then both the CGST and SGST will be collected. Whereas, if supply of goods or services happens between the state, if the supply of goods or services happens between the states called interstate transaction, then only the IGST will be collected. Under the GST law, the central government would levy and collect CGST and IGST, while the state government जो है वो SGST levy करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी देखिए, अभी तो सब रिप्लेस होके GST में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया। सो ये है आपकी कैपिटल गेंस टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है या मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड टैक्स ऑन कंपनी प्रॉफिट आर रिलेटेड विद इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया, जबकि कैपिटल गेंस जो है वो कॉर्पोरेट की इनकम से रिलेट नहीं करती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट लिवाइड बाय यूनियन गवर्नमेंट? गिफ्ट, एंटरटेनमेंट, पर्सनल एंड कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लिवाई नहीं किए जाते, वो कौन सा है? एंटरटेनमेंट है। ये लिस्ट स्टेट लिस्ट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लिवाई नहीं करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेनली फॉर्म अ पार्ट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? तो ये है कस्टम ड्यूटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेनली फॉर्म अ पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? तो ये है कस्टम ड्यूटीज़। ये टैक्स रेवेन्यू का स्टेट गवर्नमेंट पार्ट नहीं बनाती। इट इज़ लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर इज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर ये कौन इम्पोज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। देन इन विच बजट द commodity transaction tax was introduced in the budget of India? So it was in 2013-14. So commodity transaction tax ये पहली बार introduce हुआ था in the year 2013-14 union budget. CTT is levied on trades made on the commodities exchange. It is a tax payable to the central government and therefore classified as a regulatory charge. The CTT is at 0.01% of the price of the trade and non-agricultural commodities future contracts. ठीक है, so commodity transaction tax कब आया था? 2013-14 में आया था, 2013-14 में। alright, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू? इसकी डेफिनेशन में क्या आता है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड और फॉरेक्स गेन। ये तीनों ही आते हैं इसमें, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड और फॉरेन गेन्स। देखिए इसमें से तीनों ही आ जाएंगे। इंडिया में जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू पे लाइसेंस फी, ठीक है, और स्पेक्ट्रम चार्जेस भी उनको देने पड़ते हैं, और ये होता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयर टू द सेंटर। सो रेवेन्यू अमाउंट जो है वो यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट दिस शेयर इज टर्म्ड एज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एज पर द डेफिनेशन ऑफ डॉट्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, द AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कैलकुलेशन शुड बी देखिए रेवेन्यू अमाउंट जो होता है टू कैलकुलेट दिस शेयर, ये इसको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बोलते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से जो AGR कैलकुलेशन है, दे शुड इनकॉर्पोरेट ऑल रेवेन्यूज़ अर्नड बाय अ टेलीकॉम कंपनी। ठीक है, जितना भी रेवेन्यू अर्न किया है वो सब आना चाहिए। इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी आएगा, वैल्यू एडेड सर्विसेज भी आएंगी, इंटरेस्ट इनकम भी आएगा, डिविडेंड इनकम, फॉरेन एक्सचेंज गेन्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, इंश्योरेंस क्लेम, ये सब आ जाएंगे। हाउएवर टेलीकॉम कंपनीज हैव चैलेंज दिस and said it should include only revenue earned through telecom services। सारा नहीं आना चाहिए इसमें। सो अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था ये डॉट का व्यू एंड हेल्ड दैट AGR should include all revenues। On September 15, 2021, Telecom Minister Ashwini Vaishnav has announced a relief package for the telecom companies by giving them 4-year moratorium on AGR, that the non-telecom revenue will be excluded from the definition of AGR। ठीक है, तो इनको ये 4 साल का मोरेटोरियम दिया गया है। By which department was the e-Sahyog project launched in October 2015? Sales, income, then excise and road। तो क्वेश्चन क्या था? By which department was e-Sahyog project launched? e-Sahyog project was launched by the Department of Income Tax। ऑलराइट, तो 27 अक्टूबर 2015 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था एक इनिशिएटिव e-Sahyog विद अ व्यू टू reduce the compliance costs especially for small taxpayers। e-Sahyog is a project to provide an online mechanism to resolve the mismatches and in income tax return without requiring taxpayers to visit the income tax office।
नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1967। सो ये था 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है अभी फिगर। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं नेक्स्ट नहीं, 200 क्वेश्चन हमारे हो गए। सो अब हम 201 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है 200 क्वेश्चंस। देखिए थोड़ा सा कहीं कहीं जब बार बार रिपीटेटिव चीज़ें आ रही है ना, तो ये थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, बट एक बार हमें गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा। मेरे लिए भी उतना ही बोरिंग हो रहा है बिकॉज करंट के इशूज़ इसमें ज़्यादा कवर होते हैं, तो एक बार गो थ्रू हमें करना ही पड़ेगा कैसे भी, वी विल डू इट। एंड रेस्ट आप रिवाइज़ करते रहिए, अभी के डेटाज जो हैं वो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।